बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जी ए साकिन। नाज़रीन, इस वक्त मैं कबीरियन कॉलेज कबीरवाला में मौजूद हूँ और कबीरवाला की जो फ़ितरी ज़हनी और ज़मीनी ज़रख़ेज़ मिट्टी है, यहाँ पे बहुत ज़हीन जो हैं लोग पैदा हुए हैं, जैसे हरगोबिंद खुराना जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था 1968 में फ़िज़ियोलॉजी मेडिसन में। और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं वो भी कुछ अर्सा यहाँ पे रहे। इस कबीरवाला की मिट्टी की खुशबू से वो भी मुअत्तर हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट जो इदारे हैं तशनागान इल्म की तशनगी को दूर करने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहे हैं। तो कबीरवाला की धरती में जो तिफलान कबीरवाला हैं या दुख्तरान कबीरवाला हैं, उन्होंने इल्मी मैदान में बहुत कारहाय नुमायाँ सरंजाम दिए। लेकिन अगर बात की जाए एनालिसिस के साथ, प्रोडक्टिव एनालिसिस किया जाए, तो फ़िलहाल जो है वो जो दुख्तरान कबीरवाला हैं वो सबकत लिए हुए हैं और गुज़श्ता चंद सालों से उनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और जो हालिया एफएससी का जो अभी रिज़ल्ट आया है, तो इसमें जो कबीरवाला की 3 तालबात ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं, जिनमें एक जो तालबा है वो मेरे पहलू में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और उसके बाद कबीरियन कॉलेज के जो एमडी हैं, जो प्रिंसिपल हैं राव नासिर यामीन साहब, उनसे भी बात करेंगे। और उन्होंने जो कम वक्त में 2014 में गालिबन उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, पीर कबीरवाला के नाम से, कबीरवाला की धरती से कबीरियन का नाम रखा। कोई फ्रेंचाइज नहीं ली किसी से, मतलब वो नहीं लिया, अपना नाम पैदा किया। और कम वक्त में उन्होंने ऐसा कि अब जाके आप को रिज़ल्ट बताएंगे जब उनका मैं इंटरव्यू करूंगा। तो मेरे जो पहलू में मौजूद हैं वो उमना बीबी हैं। इन्होंने प्री मेडिकल एफएससी में मुल्तान बोर्ड से 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उमना बीबी कैसे हो? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कितना यकीन था, कितना ट्रस्ट था कि मेरे 1100 में से 1100 नंबर आएंगे? जो कामयाबी है वो मेहनत के साथ साथ यकीन से भी हासिल की जाती है। मुझे यकीन था कि मैं अपने असातिज़ा की उम्मीदों में पूरा उतरूँगी और अल्लाह से मुझे उम्मीद थी, अल्लाह पे यकीन था मुझे, और मेहनत से और अल्लाह पे यकीन से मैंने ये कामयाबी हासिल की है। अच्छा, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, ये तो बिल्कुल डेफिनेटली बात है। अच्छा, अपना मुल्तान बोर्ड में 48 जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लिए, जिनमें से आप भी एक हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि 1100 में से 1100 कैसे नंबर आ सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि अगर कोविड-19 ना होता, चलें, ये एक गवर्नमेंट ने एक फार्मूला बताया जिसमें उन्होंने कहा कि जितने साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए जाएंगे उसी परसेंटेज से जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि अगर ये कोविड-19 ना होता और आपका जो वैसे एग्ज़ाम होते, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का होता, तो भी आप इतने नंबर ले सकते थे? जी हाँ, इंशाअल्लाह अगर कोविड-19 ना होता तब भी ये कामयाबी मुमकिन थी, क्योंकि हमें हमारे इदारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है। और हम अगर ये सारे एग्ज़ाम्स होते और हम एक सिस्टम से गुजरते तब भी ये कामयाबी मुमकिन थी। अच्छा, उमना बीबी, आप ये बताएं कि उर्दू में ख़ासे जो नंबर हैं वो कम आते हैं, चूँकि जो सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो 1080 से ऊपर तक टॉपर नहीं आया एफएससी में। प्री मेडिकल में अमूमन आते हैं या प्री इंजीनियरिंग में आते हैं। तो मतलब उर्दू में और बाकी जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वहाँ पर नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आप उर्दू में या बाकी जो आर्ट्स सब्जेक्ट थे उनमें से भी इतने नंबर ले सकते फुल? जी, क्योंकि यानी जिस तरह से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसी तरह से टीचर्स वगैरह आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस हवाले से आप ले सकते थे इजीली। जी हाँ, क्योंकि हमें हमारे इदारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है और इसमें तमाम टीचर्स का तमाम हाथ है। तमाम टीचर्स का हाथ है और ये पॉसिबल है। अच्छा, और नीट एंड क्लीन, चूँकि आप उर्दू में लिखते होंगे तो इस वजह से मतलब उर्दू में आपके नंबर आ सकते थे। जी हाँ। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, चलें, ये हम मान गए कि अगर कोविड-19 ना होता तो भी आप इतने नंबर ले सकते थे। चूँकि जब कोविड-19 नहीं था तो कबीरवाला की भी एक हुनार तालबा ने 505 में से 504 नंबर लिए और उसने अब भी आपके साथ 1100 में से 1100 नंबर लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि 1100 नंबर लेने का जो अपने जो हमारे नाज़रीन स्टूडेंट्स से आपको सुन रहे हैं, वो आप लॉजिक बताएं कि 1100 नंबर लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप कॉलेज टाइम के बाद आप घर में कितना पढ़ते हैं, या ओवर टाइम इधर भी आप पढ़ती रही हैं, तो घर में मॉम के साथ जो आप काम काज है वो भी आप हाथ बटाती रही हैं, तो किस तरह से ये मुमकिन हुआ कि आपने 1100 नंबर ले लिए? इसमें एक तो मेरे वालिदैन का भी बहुत हाथ है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरे प्रिंसिपल ने, मेरे असातिज़ा कराम ने हम पे मेहनत की, हमने एफ़र्ट की, हमने इदारे में मतलब पढ़ा और इसके अलावा ओवर टाइम भी लिया
और हर तरह से जहाँ भी हमें हेल्प चाहिए थी हमें हमारे टीचर्स ने गाइड किया। और घर में भी हमें पढ़ने का माहौल मुहैया किया गया। अच्छा, घर में मॉम के साथ आप काम भी करवाते थे? जी हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प करवाते थे क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो इसके अलावा अपनी टाइमिंग सेट थी और मेरे लिए मेरी स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट थी, सबसे आगे थी। अच्छा, आप ये बताएं कि 24 घंटों में कितना आप पढ़ते थे? यानी कॉलेज के अलावा आप घर में जाकर 24 घंटों में, अगर इंक्लूडिंग कॉलेज टाइम लगा दें, तो मतलब 24 घंटों में आप कितना पढ़ते थे? मैं कम से कम कॉलेज में 5 टाइमिंग होती है 7-8 घंटों की। इसके अलावा घर में भी मैं 4 से 5 घंटे स्टडी को देती थी। और इसके अलावा जो जो बेस्ट टाइम होता है, हमें हमारे प्रिंसिपल ने यही रिकमेंड किया, हमें हमारे पेरेंट्स ने यही कहा कि तहज्जुद टाइम उठो और तहज्जुद टाइम पढ़ो, क्योंकि उस टाइम जो याद किया जाता है वो हमेशा याद रहता है। और हमने उसी फार्मूले को हमने उस पर अमल किया और हमने ये कामयाबी हासिल की कि तहज्जुद के टाइम उठ के हमने पढ़ा और मतलब दिल से पढ़ा, हार्ड वर्किंग की। उसके बाद आपको रिजल्ट भी मिला। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि बहुत खासा मुश्किल होता है, आपने मैनेज करना होता है जब आप एक कैंडिडेट या एक स्टूडेंट जो नंबर 1100 में से 1100 नंबर ले रहा है, तो उसमें जो पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ जब उसने पेपर को जो लेना होता है, अटैम्प्ट करना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत के मतलब हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और आपके पास चूँकि आपने उस तरीके से लिखना कि आपने अगर 100 नंबर हैं तो 100 में से 100 लेने हैं, तो उसके लिए मतलब आपको कितना मैनेजमेंट की आपकी जो क्लासिफिकेशन है टाइम की, वो किस तरह से आप रखते थे कि मतलब अगर टाइम किसी क्वेश्चन के लिए अगर कम बचता तो फिर आप उसको बैकअप उसका किस तरह से करते? हमें हमारे टीचर्स ने गाइड किया कि किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है पेपर को। इसके अलावा जब हमारी कॉलेज में टेस्टिंग होती थी तो हमें टाइम मैनेज करने के बारे में बताया जाता था और हमें जो बोर्ड का टाइम होता है उससे कम टाइम हमें प्रोवाइड किया जाता था ताकि हमारी राइटिंग स्पीड बढ़े। और हमें हमारी अच्छे से टेस्टिंग की गई है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमने कोविड के बावजूद भी मतलब हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए, इसलिए ये कामयाबी मुमकिन हुई। अच्छा, तो अब ये जो आपकी कामयाबी है, मतलब इसको आप पेरेंट्स के नाम या अपने टीचर्स या आपके जो कबीरियन कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं MD राव नासिर यामीन साहब, किसके नाम आप करना चाह रहे हैं? मैं इसका क्रेडिट अपने वालिदैन को और सर नासिर साहब को दूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर मामले में और मेरे वालिदैन ने मेरा साथ दिया हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सर नासिर साहब ने भी मेरी बहुत हेल्प की और उनकी वजह से ये कामयाबी मुमकिन हुई। बाकी फैकल्टी ने आपका पूरा साथ दिया जहाँ से आप पढ़ते रहे? जी हाँ, मेरे साथिया कराम ने बहुत साथ दिया। अच्छा, उम्ना बीबी, आप ये बताएं कि अमूमन जो पब्लिक में परसेप्शन पाई जाती है, तासुर पाया जाता है कि जी लूज़ सेंटर होते हैं, वहाँ पे MCQs वगैरह करवाए जाते हैं, तो ये तो हम खैर इमेजिन कर सकते हैं कि चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ और हम भी पढ़ा रहे हैं, हमने भी एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, तो मतलब MCQs जस्ट करवाने से और बाकी जो सब्जेक्टिव बाकी जो लिखना होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो इस हवाले से तो क्या इस तरह से कोई ये खबर बेबुनियाद है कि लूज सेंटर होते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, या इस तरह का मतलब कोई है? जब आपने इम्तिहान दिया तो किस तरह का सेंटर था? सेंटर अच्छा था और वहाँ पे मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं था। अच्छा जी, और वहाँ पे हमने अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से जो किया है सब किया है। और इसमें हम जो इस कामयाबी के पीछे मेहनत के साथ साथ अल्लाह पे यकीन और अल्लाह की मदद का भी हाथ है। माशाल्लाह। अच्छा उम्ना बीबी, आप ये बताएं कि आपने FSC अब कर ली है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो भी आप बताएं कि मतलब आप एंट्री टेस्ट वगैरह आपने दिया? जी हाँ। तो क्लियर हो गया फिर? जी हाँ। तो अब क्या बनेगा उसका मेरिट लिस्ट का एग्रीगेट? अगर आपका निश्तरा मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का बनता है मेरिट वहाँ पे, अगर लाहौर का बनता तो वहाँ पे, अगर नहीं बनता तो आप क्या करेंगे? अगर मेरिट बन गया तो मैंने MBBS ही करना है, यही मेरा ख्वाब है, यही मेरा एम है। और इसके अगर मेरिट नहीं बनता तो फिर जैसे मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स मुझे रिकमेंड करेंगे उस तरह मैं उनसे कंसल्ट करूँगी और उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट फील्ड चूज़ करूँगी। अच्छा उम्ना बीबी, आपने MBBS डॉक्टर बनने का और सर्जन एक बनने का, स्पेशलिस्ट बनने का आपने ठान लिया, सोचा हुआ है, तो आप कभी थोड़ा सा तसव्वुर या इमेजिन करते हैं कि मतलब कितना मुश्किल काम होता है जब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसके बाद चूँकि ख़ास कर जो फीमेल होती हैं उनके दिल बड़े नाजुक होते हैं, तो इस सारे प्रोसेस से गुजरना, क्या आपको डर नहीं लगेगा ये चीर फाड़ से या ब्लीडिंग से या इस तरह से?
जी, जब एक एम सेट होता है तो उसमें फिर इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है। और नेक्स्ट जब मतलब हमारा स्टडी के बाद एमबीबीएस के बाद हमारा जो होगा पीरियड जिसमें हमें प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाएगी, तो इंशाल्लाह आई कैन डू। अच्छा, आप ये बताएं कि ये सिर्फ आपने, चूंकि आप ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे, मैं एक छोटा सा मतलब जस्ट 10-12 सेकंड का, मैं एक पिछले दिनों एक 22वें ग्रेड का गालमन या 21वें ग्रेड के अफसर था, उसके पास हम लोग बैठे हुए थे और वो भी डॉक्टर थे, एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ था, और वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पे गवर्नमेंट के जॉब हैं और उनका उधर चूँकि डेजिग्नेशन यहाँ पे मैं उनका मतलब नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर, अगर वो मैं अपनी मतलब प्रैक्टिस करता तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, यहाँ पे मैं छुट्टी नहीं मिलती और सारा दिन मैंने केसेस वगैरह ये जो भी उनके मामला थे उनको सुनना पड़ता है, और वहाँ पे पैसा भी बहुत ज़्यादा था। तो क्या आप समझती हैं कि सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए आजकल ट्रेंड है कि एमबीबीएस सर्जन डॉक्टर बन जाए और 1500 से 2000 फ़ी क्लाइंट से आप फीस लें, और उसके बाद या दर्द इंसानियत के लिए आपने ये किया कि दुखी इंसानियत की आप खिदमत करेंगे? क्या है असल में इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे जो है राज वो ये है कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे ये मतलब एम मेरे प्रिंसिपल साहब ने प्रोवाइड किया कि उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मुझे हर मामले में कोऑपरेट किया। तो इसी वजह से मैंने ये फ़ील्ड चूज़ की, और इंशाल्लाह मेरे मतलब दिल में इस तरह का कोई लालच नहीं है। इस फील्ड को चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है मेरा वो यही है कि मैंने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। अच्छा उमना बीबी, यहाँ पे मैं एक और भी छोटा सा चंद सेकंड का, कि पिछले दिनों मैं बख्तावर अमीन में अपनी जो वालदा को वहाँ पे लेके गया था, और बिल्कुल उस डॉक्टर का मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं है, और बिल्कुल यंग डॉक्टर थी, और उन्होंने जिस तरह से डायग्नोस किया मेरी वालदा को, और मतलब कोविड-19 का चूँकि ये मतलब आजकल है इस वजह से, और एसओपीज़ का ख्याल, लेकिन उन्होंने विदाउट ग्लव्स और मतलब इस तरह से, और फिर मैंने उन्हें सैल्यूट पेश किया कि मतलब आप यंग डॉक्टर होकर और इस तरह से आप मतलब उनको डायग्नोस कर रही हैं, और ज़रा भी आपको नहीं आया कि कोविड-19 की वजह से एसओपीज़ ये वो। तो मतलब उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा जी ये कोविड-19 कुछ नहीं, हमने प्रेफर करना था अपने पेशेंट को, और जब आप आ गए हो तो हमें ये चीज़ें नहीं कि हमें मौत को बचना है, उससे कोविड-19 से बचना है, ये वो ये चीज़ें पीछे चले जाती है। हमने सिर्फ जो पेशेंट हमारे पास आता है, और यकीनन उमना बीबी, मैंने उसे सैल्यूट, जब जाते हुए मैंने बाहर कमरे से निकला हूँ तो मैंने उन्हें सैल्यूट पेश किया कि मैम आपने बहुत अच्छा हमारे साथ बिहेव किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो उसी तरीके से मैं यही इमेजिन कर रहा हूँ कि जब आप डॉक्टर बनोगी तो यकीनन आप जो इस तरह के जो लोअर क्लास के या मिडिल क्लास के जो लोग जाएंगे उनके साथ आप बहुत अच्छा कोऑपरेट करोगे। जी इंशाल्लाह, मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं मतलब उन लोगों की के लिए उन लोगों के जितना दर्द मुमकिन को हो। कम करूं, और जितना मुमकिन हो सके उनकी मैं हेल्प करूं। अच्छा उमना बीबी, आप ये बताएं कि पब्लिक में एक और भी है कि पोस्टें हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, इधर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो कहा जा रहा है कि जी रिज़ल्ट कैंसिल हो रहा है और वापस हो रहा है, या फिर से जो टॉपर हैं उनमें से उनका दोबारा अगर किसी तरीके से उनका कोई टेस्ट लिया जाता है, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है वो फैसला डिसाइड किया जाता है। तो इस हवाले से अगर आप दोबारा टेस्ट कोई इम्तिहान कंडक्ट करवाना चाहे तो आपको इसमें कोई टेंशन है कि मतलब आप दोबारा करवाया चाहे तो आप इजीली दे सकते हैं? जी इंशाल्लाह, क्योंकि अगर हमने उधर मेहनत की है, एक हम सिस्टम से गुजरे हैं, हमने मतलब मुल्तान बोर्ड ने हमारे पेपर्स चेक किए हैं, उसके बाद हमने ये कामयाबी हासिल की है। तो अगर दोबारा भी ऐसा कोई सीन होता है तो इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, चूँकि अब हम लोग एक उसी कॉलेज में बैठे हैं, द कबीरियन कॉलेज कबीरवाला में। अच्छा, कि जैसे मैं पहले इंट्रोडक्शन भी करवा चुका हूँ, चूँकि आपके जो प्रिंसिपल हैं एमडी साहब हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है, लेकिन आपने जो है बात रियलिटी की आपने बतानी है कि यहाँ पे आप मतलब पढ़ते रहे हैं, और इसमें जो फैकल्टी का जो टीचर्स थे मेल फीमेल होते होंगे उनका, और बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑपरेट आपके साथ रहा, किसी किस्म की आपको यहाँ पे टेंशन नहीं। इसके अलावा आपका जो को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हो, जैसे इनका ग्राउंड भी ज़बरदस्त है, वो भी मैं एक नाज़रीन वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। बहुत अच्छा जो है राव नासिर यामीन साहब ने इस कॉलेज को बनाया है, वो एक नई वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस हवाले से आपके साथ मतलब जो कोऑपरेट जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट का होता है बहुत अच्छे तरीके से पोलाइटली, और इसके अलावा जो मतलब फ़ीस के मामले में जो स्ट्रेस करते हैं एक वक्त के लिए नहीं होती, तो ये चीज़ें जो हैं इसका इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे टीचर्स ने हमेशा कोऑपरेट किया, और सर नासिर मतलब ने हमेशा मुझे बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे।
और जहाँ तक फाइनेंशियली है बात, तो इसमें मैट्रिक के मार्क्स की वजह से मेरी फ़ीस जो थी वो मतलब यहाँ पे उसमें फ्री था, ठीक ठीक हो फ्री गया। था इसी वजह से। अच्छा ठीक हो गया। तो अब आप बताएं कि दो दो सवाल करने जा रहा हूँ चूँकि इंटरव्यू लंबा होता जा रहा है। एक जो सेकंड है, सेकंड में तो मैं मैसेज लूँगा आपको, जो आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या उनको या पब्लिक के हवाले से भी ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे कबल ये है कि अगर आप यानी गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, ये जैसे नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है या लाहौर के मुख्तलिफ डिफरेंट हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होता, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मतलब आपका जो पेरेंट्स है वो 40-50 लाख रुपए खर्च कर लें और आपको MBBS करवा दें? नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो बहुत अच्छे जीनियस बच्चे हैं और जो टॉपर हैं उनको मतलब फैसिलिटेट करना चाहिए। जी। अच्छा, आखिर में उमना बीबी आप ये बताएं, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त जो है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, एथिकल डिक्लाइन है, रिश्वत है, करप्शन है, हर जो है जुल्म और हर जुर्म हमारी जो कौम है इसके रगो पे में सिरात का, मैं बड़े दुख के साथ बेटा ये बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने कॉलेज में यहाँ पे आपने तालीम हासिल की, तो क्या सिर्फ आपने सिर्फ नंबर्स हासिल करने के लिए ये चीज़ की कि जस्ट मेरे 1100 नंबर आ जाएंगे, ये इसके अलावा आपको विजन भी मिला कि जब आप जिसमें सपोज आप नहीं जा सकते, आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसी और फील्ड में चले जाते, आप टीचर बन सकते, किसी भी और फील्ड में जाते हैं, तो यहाँ से वो विजन आपको मिला कि आप 8-10 साल बाद जब अपने डेजिग्नेशन पे जाएंगे, अपने ओहदे पर विराजमान होंगे, तो आप किस तरह से डिवोशन, डेडिकेशन और पैशन के साथ किस तरह से आप काम करेंगे कि मतलब उसमें पाकिस्तान की इज्जत भी हो। अगर आप स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं, ग्रीन पासपोर्ट आप लेके जाएं, वहाँ पे भी आपकी रिस्पेक्ट हो। इधर आप कहीं पे किसी CSS जो इम्तिहान है वो आप मुकाबले के इम्तिहान वो आप उसमें आ जाते हैं, किसी बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको राव नासिर यामीन साहब ने या आपकी फैकल्टी ने या कबीरियन कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपको वो विज़न मिला कि बेटा आप जहाँ 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 जाएँ, जिस ओहदों पे जाएँ, जहाँ काम करें, तो एक ईमानदारी और अपने डिसिप्लिन नॉर्म्स के साथ और एक अपने पैशन के साथ काम करें, क्योंकि बदरजा उत्तम ईमानदारी हमारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मिली हैं यहाँ से? जी हाँ, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने, हमारे जो यहाँ पे फैकल्टी है, उसने यही विजन प्रोवाइड किया है कि हमेशा मतलब हर काम में जो है आप इंटरेस्टेड हो के वो काम करें और लगन के साथ करें, पैशन के साथ करें, पैशन अपना कायम रखें और उस काम में अपनी ईमानदारी को कायम रखें। माशाल्लाह। अच्छा, आखिर में आप ये बताएं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं और जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसे भी अफोर्ड करते हैं, और जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनमें भी पढ़ रहे हैं, तो आप पूरे तमाम स्टूडेंट्स को क्या मैसेज करेंगे कि आपके किस तरह से मेहनत करें और जहाँ फिशानी से आप पढ़ें तो आपको मंजिल मिल सकती है जैसे आपको मिली है? जी, मैं सब पूरे कबीरवाला की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत और जो कामयाबी है वो मेहनत से और दुआओं से हासिल की जाती है। अपने बड़ों की दुआएं लें और मतलब अपने पेरेंट्स की, अपने अपने टीचर्स की रोक टोक को पॉजिटिव लें और उनकी बात को मानें और अपनी मतलब मेहनत को साथ साथ जारी रखें और कॉन्फिडेंस कायम रखें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और ना ही कॉन्फिडेंस लूज़ करें। अच्छा उमना बीबी, एक सवाल और भी जहन में आ गया, चूँकि सवाल बहुत ज़्यादा, चूँकि इतना लंबा हम इंटरव्यू कर नहीं सकते। अच्छा आप ये बताएं कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, आज मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है, उसमें भी देखा जाएगा कि कितने मार्क्स आते हैं अभी चंद लम्हों के बाद, मतलब एक आधा घंटे बाद, तो आपका जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद सबसे पहले आपको किसने खबर दी कि उमना बीबी आपके 1100 में से 1100 हैं? राव नासिर यामीन साहब, आपके प्रिंसिपल साहब ने कॉल करके आपको बताया, आपके किसी टीचर ने बताया, आपके पेरेंट्स में से किसी ने बताया, किसने बताया आपको? सर, राव नासिर यामीन साहब ने कॉल की तो बाबा ने कॉल अटेंड की और मुझे बाबा ने बताया। तो फिर आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हुई और जो उस वक्त फटते जज्बात से अब्बू की आंखों में आंसू आ गए और मेरे प्रिंसिपल साहब की आंखों में भी आंसू आ गए, और ये खुशी के आंसू थे जो मतलब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, और उस वक्त जो कैफियत थी वो मतलब अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है।
अच्छा, आपके जज्बात यकीनन जो आपके प्रिंसिपल हैं, इदारा के जो एमडी हैं राव नासिर यामीन साहब, उनके भी यकीनन बहुत ज़्यादा जज्बात होंगे आपके पेरेंट्स टीचर के, क्योंकि और फिर कबीरवाला के हमने बहुत अच्छा फील किया कि हमारे कबीरवाला की एक और दुख्तर है, एक हमारी और बेटी है जिसने ये संग मील अबूर किया। तो मतलब उसके बाद फिर रात को आप सो नहीं सके होंगे कि खुशी के आलम में। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, रिश्तेदारों से और बाकी जो आपकी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां हैं या जो हमसाए हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबादें वसूल आप कर रही होंगी। जी हाँ, रिलेटिव्स आए, उन्होंने मुझे प्राइजेस दिए। अच्छा। और मेरी फ्रेंड आई, उसने सेलिब्रेट किया, हमने बहुत मतलब इंजॉय किया और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। मैंने टीचर्स का मतलब टीचर्स की उम्मीदें भी पूरा उतरी, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, अपने इदारे का नाम रोशन किया और इंशाल्लाह आगे भी इदारा यूँ ही तरक्की करे। आमीन। अच्छा, माशाल्लाह, आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ सारा इंटरव्यू आप किया, उसमें वो सारी बातें हमने डिस्कस की जितनी करनी चाहिए थी। तो अब आखिर में आप किस अल्फाज में इस अपने जो कबीरियन कॉलेज है इसका, अपने प्रिंसिपल और फैकल्टी का आप किस अंदाज में ट्रिब्यूट पेश करेंगे और किन मुख्तसर अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करेंगे? उन्होंने आपको ज़मीन से लेकर आसमान की रिफ़तों तक इल्म हिकमत की जो मिराज कराई है, इल्म दानिश की जो मिराज कराई, यकीनन आज आपको हर बंदा जो है आपको क्रेडिट दे रहा है और आप डिज़र्व भी करती हैं बेटा, आप बहुत डिज़र्व करती हैं। मैं आपको बीए के टीचर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, हालांकि आप बच्चे हैं हमारे, ऐसी बात नहीं। तो मतलब आप अपने टीचर और अपने कबीरियन कॉलेज के लिए क्या अल्फाज छोड़ने जा रहे हैं आखिर में? मैं यही कहूँगी कि ये इदारा बहुत मेहनत करवाता है, बहुत स्ट्रगल करवाता है और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और जो यहाँ का स्टाफ है वो अपनी सैलरी और अपने प्रॉफिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्टडी पे फोकस रखता है कि उनकी सबसे पहली जो होती है तरजीह, वो बच्चों की अच्छी स्टडी और उन पे मेहनत करना, उनको अच्छे मार्क्स दिलवाना और उनको मतलब एक कामयाब शहरी बनाना होता है। और मैं इस हवाले से कहूँगी कि मैं अपने असातिज़ा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी अनथक मेहनत, उनकी दुआओं की वजह से मैंने इस कामयाबी को हासिल किया। अपने पेरेंट्स की बदौलत ये कामयाबी हासिल की, उनकी सपोर्ट से, अपने प्रिंसिपल की और अपने तमाम टीचर्स को मैं मतलब सल्यूट पेश करूँगी कि उनकी बदौलत मैंने इस कामयाबी को अचीव किया। अच्छा बेटा, एक बात आपकी ज़िम्मन और भी आ गई, आपने कहा कि पैसे को प्रेफर नहीं करते। ये तो बड़ी बात है कि आजकल के दौर में जहाँ पैसा पैसा पैसा, और आपके इदारा जो है कबीरियन कॉलेज और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो प्रेशर से जो है विजन को और बच्चों की स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अहमियत देते हैं, ऐसे ही है ना? जी हाँ, मेरे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही नाइस इंसान है। मैं एज अ स्टूडेंट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे दिल में वैसे भी उनके लिए बहुत इज्जत है और मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ, उनकी सोच को और उनके विजन को। जी, उनके विजन को। नाजरीन देखें, जब बंदा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली कारकर्दगी है उम्ना बीबी की, और जिसमें वो चीज़ें सारी खुल के आई। और जब मैं इधर ऑफिस में आया, ऑफिस में भी हम लोग बैठे हुए हैं, तो राव नासिर यामीन साहब से जब रात को मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे कहा, मैंने कहा इंटरव्यू करना है, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, जब जी दिल चाहे आपका। तो मतलब उससे पहले मेरे इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट उन्होंने की। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे ऑफिस में एंट्रेंस पे आया तो मेरे ख्याल में कैमरे में देख रहे थे, फ़ौरन बच्चा वहाँ पे गया, मुझे रिसीव वहाँ से किया और मुझे यहाँ पे लेके आया और बहुत रेस्पेक्ट दी। तो देखें, जब बंदा एक विजडम, डॉक्ट्राइन, फ़िलासफ़ी और एक विज़न के साथ काम करता है ना, फिर उसको मंजिल मिलती है। आज यकीनन उनकी इस जो कामयाबी है उनको यकीनन वो डिज़र्व भी करते हैं। उसमें हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनकी मेहनत का समर है। और इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले इंटरव्यू तक अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अब मैं राव साहब के पास पहुँच चुका हूँ। आप एमडी भी हैं कबीरियन कॉलेज के और प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वाल साहब। राव साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला का राव साहब, शुक्र। आपके से पहली मुलाकात है, वैसे एक दूसरे को ग़ैबाना तो हम देखते थे, लेकिन आपका जो अखलाक है ना वो बंदे को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देता। तो इसी वजह से शायद आपके पास जो है आपके क्रेडिट पे इतना बड़ा रिज़ल्ट भी आया और अचीवमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा राव साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आपको बहुत ज़्यादा नाम है कॉलेज के नाम रखने, मतलब कोई भी नाम रख सकते थे इंग्लिश में कहीं भी, तो कबीरवाला की धरती पर कबीरियन रखना ये कैसा है?
जी, जब इदारा बनाने का ख्याल आया तो हमने काफ़ी सारे नाम, जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लिश नाम, कोई ऑक्सफोर्ड के साथ मिला के, कोई कैम्ब्रिज के साथ मिला के हमने सोचे। लेकिन जो असल में ना कॉलेज बनाने का थीम था, वो थीम ये था कि हमें कबीरवाला के अंदर तब कॉलेजेस नहीं थे, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, और बच्चे जो है ना वो खानेवाल मुल्तान जाते थे अपनी एजुकेशन के लिए। तो हमने कहा कि चूँकि हम ये स्टेप कबीरवाला के लोगों के लिए, कबीरवाला के स्टूडेंट्स के लिए मतलब ले रहे हैं, तो हमें नाम भी कबीरवाला से ही लेना चाहिए। वो हमने कबीरवाला से नाम लिया, और फिर यकीनन उसमें जो बाबा पीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके हवाले से, चूँकि ये कबीरवाला का नाम है तो हमारे कॉलेज का नाम भी उनके हवाले से हुआ। और यकीनन वो एक बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें और उनका सिलसिला जारी है। अच्छा सर, ये स्पिरिचुअल जो नाम है आपने कबीरियन रखा, तो इसमें आपने कैश भी किया, आपको अचीवमेंट्स भी आपकी हैं, क्रेडिट भी आपको इसका मिला, तो उसके बाद ये नहीं, आप ये बताएं कि ये आपने इदारा स्टार्ट कब किया था, यहाँ से शुरू कर लेते ये हमने 2014 में स्टार्ट किया था। लेकिन कबीर वाला की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कबीर वाला नाम को क्रेडिट नहीं देता। कबीर वाला किसी भी शख्स को ओबलाइज करने के लिए बड़ा इम्तिहान लेता है उसका। तो हमें बिल्कुल नाम के लिहाज से नहीं ओबलाइज किया गया। हमने मेहनत की, हमने अपने रिजल्ट्स दिखाए, हमने काम किया, तो फिर उसके बाद शहरियों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया, बच्चे दाखिल करवाना शुरू किए। और मैं बहुत मशकूर हूँ शहरियों का कि जब से मेरा रिज़ल्ट आया परसों से, तो कबीरियन कॉलेज FB पे, व्हाट्सएप पे ट्रेंड कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ये बाकी भी जो प्राइवेट इदारे यहाँ पे चल रहे हैं, फ्रेंचाइजें लोग लेते हैं, और जो एक ब्रांड है उसका नाम है जी फ़लाँ कॉलेज, आप नाम नहीं लेता, मतलब फ़लाँ कॉलेज है तो उसमें आपने पढ़ाना फ़लाँ कॉलेज। तो जैसे आप कह रहे थे, तो उसके बाद इनिशियली तौर पे आपको इब्तदाई तौर पे कितनी मुश्किलात का सामना रहा? जैसे आप कह रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो इब्तदाई तौर पे दाखिलों का मसला था, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा रफ्ता रफ्ता आपने वो जो एक रिदम है वो पकड़ा, और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में आपको बहुत क्रेडिट मिल रहा है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कबीरवाला में कॉलेजेस के ट्रेंड सेटर हैं। ये जो ब्रांचेस आज कल कबीरवाला में आई हैं, ये सारे लोग भी हमारी कामयाबी को देख के कबीरवाला में आए कि यहाँ पे कबीरवाला में एक स्टफ़ है, स्ट्रेंथ है। कबीरवाला के स्टफ़ को, स्ट्रेंथ को, और FSC की जो इंटेलिजेंसी थी, जो ये सारी चीज़ें, जो बच्चे इंटेलिजेंट थे, जो मार्क्स ले रहे थे, उसको इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा कबीरियन कॉलेज के नाम जाता है। इसको देख के फिर बाकी ब्रांचेस जो है वो शहर के अंदर आएंगे। अच्छा राव साहब, देखिए मैं जैसे इंटरव्यू के शुरू में मैं कह रहा था कि कबीरवाला की जो धरती है, ये जो ज़मीन है, ये जो मिट्टी है, ये एक खुशबूदार है। इस हवाले से खुशबूदार मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़हीन यहाँ पे लोग पैदा हुए हैं। आप देखें, आपके जो यहाँ पे अगर आप पढ़ा है, तो मुझे अगर मिल जाता तो वो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे पढ़ा था जिसमें एक सीक्वेंस है, वो आप खुद ही बता दीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे जो सबका कुछ इदारे हैं, और भी इदारे हैं जो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों इदारों में बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके क्रेडिट पे अचीवमेंट से कार है, नुमाया सरंजाम दिए, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। और अब आपकी भी बारी आ गई, आपकी बच्ची ने भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए, 1100 में से 1100। तो पब्लिक में एक जो यहाँ पे परसेप्शन पाई जा रही है कि जी ये कोविड-19 की वजह से ये मुमकिन हुआ, क्योंकि तमाम जो है सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर उन्होंने फार्मूला इस तरह का बना दिया जिस तरह से मतलब बच्चों की फेवर में बहुत ज़्यादा जा रहा था। लेकिन मेरा ख्याल है, चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ और हम लोग भी पढ़ाते रहते हैं, हमने भी एग्ज़ाम दिए, कि जितना बच्चा के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ ना हो, तो वो नंबर इतने नहीं ले सकता, चाहे कोविड-19 भी होता तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें देखें, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजाय बच्चों को अप्रिशिएट करने के हम इस तनकीद पे लगे हुए हैं कि ये नंबर कैसे आ गए हैं। देखें, बच्चे ने मेहनत किया, अब उन्होंने पेपर दिए, या तो बगैर पेपर के नंबर आए हों ना, तो फिर तो चलो हम बात करते हैं कि जी किसी को ख्याल रख लिया गया, किसी का नहीं रखा गया। उनके बाकायदा पेपर हुए हैं, अगर उनको पूरे नंबर मिले हैं तो उन्होंने जितने पेपर दिए थे उनमें उन्होंने 100/100 मार्क्स हासिल किए हैं, तो उनको 100% मार्क्स मिले हैं। बाकी जो बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं, जो चीज़ें भी हैं, मैं तो अपने बच्चों के हवाले से हाज़िर हूँ कि आज भी आप आएँ, पूरा पेपर कंडक्ट करवाएं, इंशाल्लाह हमारी पोजीशन यूं ही बरकरार रहेगी। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताया, इस वक्त आपकी कितनी स्ट्रेंथ है? इस वक्त मेरे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 500 स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना कैंपस है, इसमें अनलिमिटेड सीट्स नहीं रखी हुई, लिमिटेड रखी हुई हैं, और हम तकरीबन हर साल इतने ही बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेरा जो फ्यूचर का प्लान है वो भी यही है कि हमने कोई हज़ारों बच्चे नहीं कॉलेज में पढ़ाने, एडमिशन नहीं करने, हमने इतने ही बच्चे करने हैं और उनको ही हमने एग्जाम्पल बना के मार्केट में देने। अच्छा सर, अभी आपकी जो स्टूडेंट है वो कह रही थी कि हमारे सर जो है राव साहब, वो प्रेफर पैसे को इतना ज़्यादा नहीं करते, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्टडी को भी देते हैं, विजन को। कभी ऐसा भी हुआ कि आप कंपनसेट करते हैं उनको, कुछ बच्चे को कोई मसला हो, जैसे यतीम बच्चे, ऑर्फन बच्चे, ये इस तरह के जिनको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ हो थोड़ा बहुत, उनको भी आप कोऑपरेट करते हैं?
इसमें खुदनुमाई आ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है कि वो अल्लाह ताला मुझे बहुत मौका देता है कि मैं इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करूं, और मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूं। और यकीनन बहुत सारी एग्जांपल्स शहर के अंदर भी मौजूद हैं। वो लोग जो देखने वाले हैं वो यकीनन खुद देखेंगे कि वाकई कि मैं कितनी हद तक दुरुस्त बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मौका दिया, और मैं बल्कि आपके तवज्जो से एक ओपन ऑफ़र करना चाहूँगा शहरियों को कि अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जो इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाला है, लेकिन उस फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा, तो आप आएँ। कबीरियन उस बच्चे को मुकम्मल तौर पे ऑन करेगा। वो उसकी ना सिर्फ स्टडी करवाएगा बल्कि उसकी बुक्स, यूनिफॉर्म, सब कुछ हम अपनी तरफ से उसको देंगे। अच्छा राव साहब, आपके क्रेडिट पे ये हालिया रिज़ल्ट है, पहले भी रिज़ल्ट आते रहे हैं, वो आप थोड़ा सा डिटेल से अभी शायद आपको याद हो। इसके अलावा पूछता हूँ कि आपके इस इतने अच्छे रिज़ल्ट के, ये गैर मामूली जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट है, इसके पीछे वो क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है कि आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाते हैं ओवर टाइम? जो आपके जीनियस बच्चे हैं उनका सुपर सेक्शन है, चूँकि आपके पास डिफरेंट मेंटालिटी के बच्चे आते हैं जिसमें बॉटम लाइन के होते हैं, मीडियाकर होते हैं, टॉपर होते हैं। तो आप जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका एक अलहदा सेक्शन बनाते हैं और उनको कितना टाइम देते हैं बनिस्बत दूसरे बच्चों के? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है कि कॉलेज में एक ट्रेंड चलता है कि सुपर ग्रुप अलहदा बना दिया गया, उसके लिए स्टाफ भी अलहदा, सारी चीज़ें अलहदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। हमारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम A to Z सब बच्चों का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हम एक टॉपर का ख्याल रखते हैं। फिर मैं सारा दिन कॉलेज में बिठा के बच्चों को पढ़ाने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ये होता है कि जो कॉलेज की टाइमिंग है उसके अंदर बच्चों को प्रॉपर लेक्चर दिए जाएँ, प्रॉपर पढ़ाया जाए, और उसके बाद बच्चों की ज़हनी तौर पर इतना तैयार कर दिया जाए कि वो घर जाएँ, वो घर जाके खुद सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि एफएससी में जितना इफेक्टिव सेल्फ स्टडी है उतना आप उसको बिठा के यहाँ पे नहीं कर सकते। तो सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को मैं ज़हनी तौर पे तैयार कर देता हूँ, उनको मोटिवेशन के ज़रिए से उनको बार बार चीज़ें बता के, उनको सक्सेस स्टोरी सुना के, बच्चे फिर वो उस सक्सेस स्टोरी को सुन के वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं और घर जाके वो खुद से मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अच्छा राव साहब, अनफॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स इन अ रेस टू गेट नंबर इंस्टेड ऑफ गिविंग द विजन। यानी हम विजन देने की बजाय हम नंबर्स की रेस में उनको भेज रहे हैं कि वी आर पुटिंग द स्टूडेंट्स इन अ रेस टू गेट नंबर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ विजन। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये नंबर्स की जो रेस है ये देखा देखी है कि मतलब फ़लाँ इस तरह से, या बच्चे जो आपका जो सिलेबस है, कंटेंट है, या जो पैटर्न है वो इस तरह का आ गया कि मतलब बच्चे इतने नंबर ले सकते हैं, या फिर उनको एक स्पेसिफिक वे के साथ उनको पढ़ाया जाता है कि बात बेटा आपने ये नंबर लेना? हालांकि मैं जब इंटरव्यू कर रहा था तो बच्ची में बहुत सारे और भी सवाल किए, तो विजन उनका झलक रहा था उस बच्ची से आपका दिया हुआ। तो क्या आपका सिर्फ ये विजन होता है कि हमने ये नंबर लेने हैं, हमारे क्रेडिट पे, हमारे उसमें जो है लोहे एजाज पे लिखे जाएँ, और उसके बाद, या फिर आप विजन भी देते हैं कि हर तरह के जब आप बाहर जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे, तो आप किस तरह से परफॉर्म वहाँ पे करेंगे? हमारे जो इदारे का नाम, हमारे प्रिंसिप, मतलब अपना नाम, या पेरेंट्स का, या फैकल्टी का, तो इस हवाले से किस कदर आप जो है मोटिवेशन और विजन दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बच्चा है वो कॉलेज छोड़ने से पहले इस काबिल होता है कि वो अपने मुस्तकबिल को डिसाइड कर ले। उसको अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से तमाम शोबों का पता होता है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी से जो मेरे फ़ेलोज़ हैं वहाँ पे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं, या हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, चूँकि हम 2014 से हैं, तो हमारे बच्चे अब मार्केट में आ गए हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। तो मैं उनको बुलाता हूँ, वो आके अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। तो बच्चों को श्योर होता है कि जी अगर हमने यहाँ पे इस शोबे के अंदर जाना है, अगर यहाँ पे हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को कि आप किस तरफ जाएं, मैं उनको डिस्करेज करता हूं कि आप बस BS की तरफ चले जाएं, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी ज़्यादा आप CSS करें, आप CSP बने, क्योंकि उस तरफ ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर बच्चियों को कहता हूँ कि देखें आप लोगों के पास स्कोप भी है और आप लोग कर सकती हैं, आप लोग ज़रूर इस तरफ जाएँ। इसका मतलब आप कैरियर काउंसलिंग यहाँ पे करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम ही यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग है। अच्छा सर, बहुत हम पढ़े जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, एथिकल डिक्लाइन है, हम अखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और अखलाकी तौर पर हम कहाँ पे खड़े, ये चीज़ें हैं, नंबर्स भी ले रहे हैं, बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में हर जगह पे कॉलेजेस बन गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, और बाकी इदारे भी चल रहे हैं। तो हमारी जो अखलाकी पस्ती है कि मतलब एक कौम हम नहीं बिल्ड कर सके आज तक। तो आपको, चूँकि आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इसके अलावा एक और इंटरव्यू वो डिटेल से आपसे करने जा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, चंद सेंटेंस में ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम जो टीचर्स हैं, जैसे मैं एक पब्लिक टीचर हूँ, आप प्राइवेट इदारे से हैं,
तो हम किस तरह से मिलकर एक अपने एफर्ट करें, कोशिश करें और विजन उन बच्चों को दें जिससे कौम बने और अगले 10, 15, 20 साल या 2047 का विजन लेकर हम आगे बढ़ें, जो हमारा सेंटेनियल जो 7 साल जश्न आज़ादी होगा, तो उसमें हमें दिखने में वो कौम मिले कि मैं एक सोने की रिंग यहाँ पे फेंक दूँ, कोई उठाने वाला ना हो। यानी हम मॉरली, हमारी मोरालिटी इस कदर हो कि हम उस दर्जे पे फायज हो जिस दर्जे पे आजकल जैपनीज़ हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी चीज़ें ये अंदर तो बदर्जा उत्तम आनी चाहिए थी। तो किस तरह का हम विजन दें कि बच्चे और हमारा जो पाकिस्तान है वो एक अजीम मुल्क बने, इस्लामी फलाई रियासत बने, और हमारी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, वो एक अजीम बावकार, खुददार और बाकिरदार कौम बने। इस हवाले से सर 2-3 चीज़ें देखिए, हमारे अंदर ना ईमानदारी और जो मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र है ना, इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। हम चीज़ों को हमेशा क्रिटिकली देखते हैं। अभी रिज़ल्ट की एग्जांपल ले लें तो इसको ना ज़्यादा लोग क्रिटिकली देखते हैं, इसको मुस्बत अंदाज में नहीं लेते, जबकि हमें अप्रिसिएशन का एक रवैया अपनाना चाहिए। सारे लोग मिलके, अगर हम जैसे आप स्कूल में हैं, मैं यहाँ पे होता हूँ, तो हमें बच्चों को ईमानदारी और मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र के ऊपर लेक्चर देने चाहिए। उनके माइंड के अंदर ये बात डालनी चाहिए कि इससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, इससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। आप सच बोलें, ईमानदारी के साथ रहें, अच्छा सोचें, किसी के बारे में भी कोई भी परसेप्शन डेवलप करते हैं तो उसको पॉजिटिव परसेप्शन डेवलप करें, नेगेटिव ना करें। तो ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर चेंज लेके आएंगी और हम यकीनन किसी से पीछे नहीं रहेंगे। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपकी जो होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट थी उसका भी हमने इंटरव्यू किया और बहुत अच्छा लगा। और बच्ची जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे थे, और बड़े बड़े लोग इंटरव्यू से घबराते हैं और कोई प्री प्लान भी नहीं था और ना आंसर क्वेश्चन लिखे हुए थे, मेरे नाउन से फिल बदी उन्होंने भी दिया, बहुत अच्छा। और आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आपने बहुत इज़्ज़त दी हमें। बहुत शुक्रिया राव साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।